यूनिट 4 पार्ट 4 है हमारा। हम इसमें पढ़ेंगे रैशनल एक्सपेंटेशन और न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले क्लासिकलाइज थे, उनके बाद 1930 के डिप्रेशन में हमारे केन्जियन का दौर चला और जो 1960 से 1980 तक के दशक में जिनकी विचारधारा का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा वे थे न्यू क्लासिकल। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी जिसे रैशनल एक्सपेंटेशन थ्योरी कहा जाता है। रैशनल का मतलब होता है एक बिहेवियर, कि बिहेवियर कैसा, बुद्धिमत्ता वाला, और उसी के हिसाब से हम बुद्धिमत्ता के द्वारा हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, हम फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा पीछे की पास डाटा को लेकर, उसे ही रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये दोनों जो बातें हैं वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस रखती है, तो चलो जानते हैं। सबसे पहले दोनों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसके बाद हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है और इनकी थ्योरी न्यू रैशनल एक्सपेक्टेशन के रूप में कैसे बनकर आई। इन्होंने और भी थ्योरीज दी थी, उनमें से एक प्रसिद्ध थ्योरी थी रैशनल एक्सपेक्टेशन, तो हम इसको जानेंगे। साथ में अगर इसकी आपको PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन की में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वो उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन और न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जो एक हमारी इकोनॉमिक थ्योरी में महत्वपूर्ण शिफ्ट लेकर आए हैं, विशेषकर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इन्होंने क्या की, जो इनकी जो लिमिटेशन थी केन्जियन की ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल के अंदर, उनको इसने शामिल किया है कि उसको कैसे उनको डील किया जाए। ये जो थ्योरी है जोर देती है हमारी एक्सपेक्टेशन के रोल के ऊपर, मार्केट की कुशलता के ऊपर, और ये आइडिया देती है कि इंडिविजुअल कैसे डिसीजन ले सकता है अगर उसे सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पहले से ही उपलब्ध मिल जाए। तो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, इसके प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट कौन थे? रॉबर्ट लुकेस और थॉमस सार्जेंट, जो सेंट्रल फिगर माने जाते हैं इस थ्योरी को डेवलप करने में। तो जानते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या है। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं क्या है। ये एक ऐसी परिकल्पना है जॉन F मुथ ने 1960 में डेवलप किया था। इसके बाद रॉबर्ट लुकेस ने इसको विकसित किया। Assumed that individual form their expectation about the future in the way inconsistent with the model structure, और ये पूरी तरह से इस निरंतरता की तरफ आकर्षित है कि फ्यूचर में क्या होने वाली है, इसकी गतिविधियों को पहचानने वाला मॉडल है ये। इन अदर वर्ड्स, पीपल मेक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। फ्यूचर्स में जो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स इसमें इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को बताया है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट का क्या पोजीशन रहेगी और इंटरेस्ट इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन रहेगी। तो इस स्थिति को दिखाते हैं ये, उनके इंफॉर्मेशन जितने भी है और जो पास्ट डाटा है उसको इंक्लूड करके। जैसे कि आज के तौर में हम देखा जा सकता है कि यूक्रेन रूस का युद्ध होने से किस प्रकार से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लग जाते हैं, और यूरोप में हम देखने को चलते हैं कितनी हमारी इंडस्ट्रियल इसको इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन और किस तरीके से इंटरेस्ट रेट का प्रभाव देखने को मिलता है। पास्ट डाटा के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं, और जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको देखकर इसके हिसाब से लोग अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर लेते हैं। यही इस रैशनल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन है। अब इसमें क्या अज्यूम किया गया है? सबसे पहली बात तो इसमें यही अज्यूम किया गया है इंडिविजुअल रैशनल है। इंडिविजुअल के पास त्रिकता का, शुद्धता का, दिमाग लगाने योग्य बुद्धिमत्ता है, जो उन्हें जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको एक डिसीजन में बदलने का काम करती है। एक्सपेक्टेशन आर अनबाइज्ड, मतलब बाइज्ड होना गलत हो सकता है, अनबाइज्ड जो गलत नहीं हो। उनका मतलब जो एक्सपेक्टेशन है
जो उनकी एवरेज जो भी फ्यूचर के इकोनॉमिक्स की वेरिएबल की तरफ जो लगाती है वो करेक्ट ही होती हैं। कुछ इकोनॉमिक्स मॉडल हैं जिसमें हम पॉलिसी मेकर और एनालिस्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। नो सिस्टमेटिक एरर सिंस एजेंट आर रैशनल, या प्रेजेंट क्या है, रैशनल है, और जितनी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं होगी। पहली बात इसमें ज्यूम किया गया है रैशनल होगा, अनबायस्ड होगी, और कोई भी एरर नहीं आएगा जो उन्होंने फ्यूचर के लिए अनुमान लगाएंगे। यही चीज़ अनुमान मान्यताएं ली गई हैं। क्या इसकी इम्प्लीकेशन देखने को मिलती हैं, कहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है? नो सिस्टमेटिक फोरकास्टिंग एरर, ठीक है। लॉन्ग रन में जो एक्सपेक्टेशन होंगी साथ ही एक्चुअल आउटकम के साथ वो आउट ऑफ द जीरो होगी। मतलब क्या है कि उन्हें को एक नंबर भी नहीं कटेगा, उनकी प्रोडक्शन के तौर पर उनकी परफेक्ट प्रोडक्शन लिखेगी। पॉलिसी इनफेक्टिवनेस, अगर देखो सही प्रोडक्शन लगाने लगे लोग, तो जब सरकार पॉलिसी बनाकर लाएगी मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी जैसी, तो वो क्या हो जाएगी, इनफेक्टिव हो जाएगी लॉन्ग रन में, क्योंकि पीपल पहले उसे एंटिसिपेट कर लेंगे उनकी पॉलिसीज़ को, और उसके हिसाब से उनके बिहेवियर को वो पहले से ही एडजस्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए अगर गवर्नमेंट है वो रिड्यूस कर देती है अनएम्प्लॉयमेंट को, तो स्पेंडिंग बढ़ जाती है, तो पीपल क्या हो पहले ही इन्फ्लेक्शन राइज होगा, उसको उसके हिसाब से अपने आप के बिहेवियर को एडजस्ट कर लेंगे, और जो पॉलिसीज़ है उसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो लुकेस ने इस चीज़ को क्रिटिक किया है। किस प्रकार से? रॉबर्ट लुकेस ने आर्ग्यू किया है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मॉडल्स हैं वो इस चीज़ को काउंट करने में फेल हो जाते हैं कि एक्सपेक्टेशन का रोल किस प्रकार से प्रभावित है। लुकेस का जो क्रिटिक्स है वो दिखाता है कि तथ्यों के साथ कि पॉलिसी का जो इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, वो उस हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड है जो अनरिलायबल है, बिकॉज एजेंट एक्सपेक्टेशन से एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को जो भी पॉलिसी में चेंज होगा। अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स की मॉडल है वो इनकॉर्पोरेट है, मतलब शामिल होती हैं, साथ निभाती रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ, जो प्रिडिक्ट कर लेती हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज को मोर एक्यूरेटली। मतलब जो केंजियन ने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, लेकिन लुकेस कहता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन का जो रोल पड़ जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, उस चीज़ को केंजियन बता नहीं पाए, उस चीज़ को अकाउंट में ले नहीं पाए। इस चीज़ का क्रिटिक्स करते हैं लुकेस, ठीक है। आगे चलते हैं हम न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स। न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी पढ़ी है, तो वही इन्होंने इस थ्योरी न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स ने यही थ्योरी को बिल्ड किया है, बनाया है। तो ये जो कंसेप्ट है मार्केट क्लियरनी का, और जो रिजेक्ट कर रहे हैं मार्क केंजियन के अजप्शन को, है जो किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, केंजियन कहता था कि मार्केट में कुछ चेंज होता है तो उस चेंज के हिसाब से एकदम से प्राइस और वेज चेंज नहीं होते, इसलिए केंज ने कहा था कि प्राइस और वेज स्टिकी होते हैं, चेंज नहीं होते। एंड इम्फेस द आइडिया ऑफ मार्केट एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबल प्राइजेज, और जो इसका जो जोर था वो था, इन्होंने जोर दिया जो न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स से, वो कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं मार्केट एफिशिएंसी के तौर पर। तो इन्होंने क्या किया, देखो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स एजेंट है वो रैशनल है और मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए काबिल है, इसलिए उन्होंने ऑलवेज क्लियर किया इस बात को कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड होगी इन द लॉन्ग रन में, ठीक है, ये बात ठीक है, लॉन्ग रन में होगी। अब की फीचर्स क्या है, जैसे कि मैंने कहा मार्केट क्लियरली की, तो सबसे पहले उसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये केंजियन इकोनॉमिक्स के संदर्भ में लिया गया है, उसमें अज्यूम किया गया था कि प्राइस और वेजेस क्या है, स्टिकी है, चेंज नहीं होंगे, जब एडजस्ट तुरंत नहीं कर सकते मार्केट इक्विलिब्रियम को। न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक अज्यूम करते हैं कि प्राइस और वेजेस फ्लेक्सिबल है, कुछ मार्केट में चेंज होगा तो साथ उसमें चेंज होंगे, इसी फ्लेक्सिबिलिटी को मार्केट क्लियर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब जो केंज का डायग्राम था उसमें हम देख सकते थे लॉन्ग रन में तो ये सप्लाई बराबर दिखा रखी थी, शॉर्ट रन में जो सप्लाई जा रही थी और डिमांड आ रही थी उसके बीच का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा था उसे ही
इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता था। अगर मार्केट में एक समय पे प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरीके से मार्केट में अगर प्राइस डिमांड कम होती है तो प्राइस गिर जाते हैं। ये स्थिति को दिखाया था केन्स ने। ठीक है, एज ऑन द रोल ऑफ एक्सपेंटेशन, कि रोल ऑफ एक्सपेंटेशन का क्या इम्फेज देखने को मिलता है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट रैशनल एक्सपेंटेशन। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो रैशनल एक्सपेंटेशन को शामिल करते हैं उनके मॉडल्स के अंदर, जो इम्प्लाइंग द इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंटिसिपेट द फ्यूचर करेक्टली। मतलब जो भी इंडिविजुअल है वो डिसीजन ले सकते हैं जो इनके पास उत्तम अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, और वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, सही या गलत का अनुमान लगा सकते हैं। तो पॉलिसी इनफेक्टनेस यही चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें पॉलिसी का क्या देखने को मिलेगा। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने असर्ट किया है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जैसे कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, वो लार्जली इनइफेक्टिव होगी रियल वेरिएबल को चेंज करने में, जैसे कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में। एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक थ्रू पॉलिसी विल बी एंटिसिपेटेड बाय द रैशनल एजेंट, क्योंकि रैशनल एजेंट के द्वारा पहले ही उस इकोनॉमिक को एजेंट को के द्वारा उन्हें क्या पता चल जाएगा, उस प्रभावित इकोनॉमिक का असर देखने को मिल जाएगा जो इसे इफेक्टिवनेस से दूर कर देगी, और जैसे कि इन्फ्लेशन जैसे प्रभाव को। तो क्लास डेक्टोनमी नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। डेक्टोनमी का मतलब होता है कि हम कुछ भी चूज करते, उत्तम चीज़ का चॉइस करते हैं, हम बेस्ट अल्टरनेटिव का यूज करते हैं। तो द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है तो वो क्लासिकल डेक्टोनमी के ऊपर जोर देते हैं। मतलब क्लासिकल के अंदर जो है उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को छांटने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बताता है कि रियल और नॉमिनल वेरिएबल दो चीज़ ली है, एक तो रियल एक नॉमिनल वेरिएबल, जो कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली लॉन्ग रन। क्या है, जो अलग अलग सेपरेटली लॉन्ग रन में काम करेगा, व्यवहार करेगा। इन अदर वर्ड्स में हम कहें तो मॉनेटरी पॉलिसी ओनली इफेक्ट द नॉमिनल वेरिएबल। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल को ही इफेक्ट डालती है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, और उसका लॉन्ग रन में रियल वेरिएबल जैसे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। जो नेचुरल रेट है आउटपुट का, जो पोटेंशियल आउटपुट है, मतलब पोटेंशियल जितनी उसकी क्षमता है उसने सब लगा दी, तो उस लेवल पर जो आउटपुट है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें क्या होगा, अगर सब रिसोर्स का एक साथ ही आउटपुट किया जा रहा है मैक्सिमम लेवल तक, तो सारी लोग उसमें एम्प्लॉयड है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनेगा। लॉन्ग रन में जो इकोनॉमी है वो न्यूट्रली रिटर्न करेगी उसके लेवल ऑफ आउटपुट पर, और जो रिगार्डलेस शॉर्ट रन पॉलिसी चेंजेस, जो कि शॉर्ट रन में टर्म में जो पॉलिसी चेंज होगी उसके दौरान ये गतिविधियां हो सकती हैं, इस चीज़ को बताया है। तो क्या की मॉडल्स देखने को मिलती हैं हमें न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जो मेन मॉडल है न्यू क्लासिकल स्कूल का वो है रियल बिजनेस स्कूल। मतलब आरबीसी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन है वो रियल शॉक्स के रिजल्ट पर के परिणाम स्वरूप होती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज हो जाना बिना किसी नॉमिनल शॉक के चेंज होने से, तो एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो जाता है। देश में गतिविधि आती रहती हैं, नई तकनीकी आती रहती हैं, तो अगर उन तकनीकी चीज़ों में परिवर्तन होता है, जैसे एआई आ गई, ऐसी ऐसी बहुत सी गतिविधियाँ आएंगी, तो प्रोडक्शन और गतिविधियों में हमारा चेंज होएगा। जो आरबीसी मॉडल है वो इंडिविजुअल के ऑप्टिमाइज देयर डिसीजन बेस्ड ऑन द रैशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है, और जो फ्लक्चुएशन होती है आउटपुट में वो शिफ्ट होती है किसके दौरान, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी के दौरान। तो इन्होंने इस थ्योरी को भी जोर दिया है केन्जियन ने। दूसरा डायनेमिक स्टोहेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। मतलब क्या है, इस मॉडल में क्या बात की गई है, डीएसजी मॉडल और कौन स्टोर है न्यू क्लासिकल मॉडल का। ठीक है, मतलब ये जो मॉडल है वो रैशनल एक्सपेक्टेशन के सिद्धांत के ऊपर बनी हुई है, जो
टेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेकर जाती हैं, जो उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए काम आती है। इन DSGA मॉडल में इकोनॉमी है वो एक इन रिलेटेड इक्वेशन देखने को मिलती है हमें, और इंटरेक्शन देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर। मतलब क्या है, अलग अलग हमारी इक्वेशन आएंगी है, उस इक्वेशन के हिसाब से हम एक जो प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स है इक्विलिब्रियम को पहुंचाने वाली, उसको चूज करके हमें बेहतर ऑप्टिमाइजेशन लेवल तक पहुंचाना होगा। इसी चीज़ के बारे में इन्होंने भी रैशनल एक्सपेंटेशन एंड न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्रिटिसिज्म के बारे में बात करनी है, तो दोनों की ही क्रिटिसिज्म एक सी होगी, क्योंकि न्यू क्लासिकल ने ही न्यू रैशनल एक्सपेंटेशन को डेवलप किया है। तो देख सकते हैं क्या है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये की गई है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो रैशनल एक्सपेंटेशन है बहुत ही ज़्यादा इसको सिंपलिस्टिक कर दिया गया है। मतलब रियलिटी में जो इंडिविजुअल है उसके पास इतनी ज़्यादा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और फेस कॉग्निटिव लिमिटेशन प्रिवेंट देम फेसिंग एक्यूरेट एक्सपेक्टेशन। और ऐसा भी कह दिया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मिली है और बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा सिंपलिसिटी नहीं देखने को मिलती एक्चुअलिटी में। दूसरी इसमें नेगलेक्ट बात है स्टिकी प्राइस और वेजेस की। इमीडिएटली चेंज देखने को इतनी आसानी से नहीं मिलता। कुछ चेंजेस होते हैं जो कुछ टाइम के बाद देखने को मिलता है, लेकिन जो न्यू क्लासिकल थे उन्होंने केंजियन के इस एजप्शन को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करने का काम किया है। तो इन्होंने जो प्राइस और वेज के प्रति इन्होंने अपनी धारणा दी थी वो थोड़ी बहुत गलत है। कुछ मायनों में इनकी ठीक है और कुछ मायनों में गलत है, क्योंकि केन्स ने जो प्राइस के वेजेस और स्टिकी की बात की थी वो एक्चुअलिटी में सही भी देखने को मिलती है। ये डोंट एडजस्ट इमीडिएटली चेंज डिमांड और सप्लाई। एकदम से हम डिमांड और सप्लाई को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, जैसे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के सिचुएशन को शॉर्ट रन में। तो आगे देख सकते हैं लैक ऑफ अटेंशन टू इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। मतलब लोग अगर पहले से ही जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो कोई इंस्टीट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि लोगों के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वे इंस्टीट्यूशन एक इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसी के हिसाब से लोग अपनी एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो एक डाउन प्ले है, जो इंस्टीट्यूशनल और हिस्टोरिकल फैक्टर की इंपॉर्टेंस को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रैशनल जो एजेंट है उनके बिहेवियर को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ फोकस कर रही है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जो क्रिटिक किया है, सोशल फैक्टर एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे इकोनॉमिक्स आउटकम को बदलने में। पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स अक्सर इस डिसमिसिव ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। मतलब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स वाले की तरह अक्सर ही देखे जाते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के डिसमिसिव, मतलब इनको इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, वाइल जबकि सम आर्ग्यू करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ फ्री मार्केट पॉलिसीज। ये फ्री मार्केट पॉलिसीज की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बेस देखते हुए प्रतीत होते हैं। अदर बिलीव्स एस्टिमेट द रोल ऑफ एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कमी को देखने को मिलता है इनके बिहेवियर में, जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज की तरफ लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिसी रिलेवेंस में भी इसका असर देखने को मिलता है। कॉन्ट्रडिक्शंस एंड लेगेसी, मतलब क्या इसकी लेगेसी देखने को मिलती है। आज के टाइम में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। न्यू एक्सपेंटेशन रिवोल्यूशन और न्यू क्लासिकल आइडिया एक सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लगते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर। 1970s और 1980 के डिकेड्स में हमें देखने को मिलता है मार्केट एफिशिएंसी के जोर के ऊपर, और इसमें हमें डिमांड साइड की इनइफेक्टिवनेस भी देखने को मिलती है सप्लाई साइड इकोनॉमिक मूवमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ DSG मॉडल, मतलब कोई भी दो इक्वेशन ली उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव इक्वेशन हमारे मॉडल में जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल तक पहुंचाएगी, उसके लिए हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक इस चीज़ के मॉडल को फोकस करते हैं। आज भी मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ में इसका देखा जाता है, जो सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसका इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक शॉक और पॉलिसी चेंज को सिमुलेट करने के लिए, एक
सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी डिबेट, तो क्या देखने को मिलता है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उन्होंने एक सेप्रूड एक आगे बढ़ाई है डिबेट हमारे रोल की जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी उसको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में इफेक्ट को, कि लॉन्ग टर्म में इफेक्ट ज़्यादा देखना चाहिए या शॉर्ट टर्म के इफेक्ट के ऊपर। क्लासिकल और केन्स, क्लासिकल लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे, केन्स शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डिबेट वापस से छेड़ी न्यू क्लासिकल ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के इफेक्ट के ऊपर। जब न्यू क्लासिकल मॉडल आर्ग्यू करते हैं पॉलिसी इंटरवेंशन की लॉन्ग रन में इनइफेक्टिवनेस को, तो सब जो इकोनॉमिक्स है वो समर्थन देते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान। क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है, रैशनल एक्सपेंटेशन और न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फंडामेंटल शिफ्ट लेकर आए हमारी इकोनॉमिक बिहेवियर और माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के अंदर। ये जो थ्योरी है ये रोल ऑफ एक्सपेंटेशन और मार्केट इफिशिएंसी और इंडिविजुअल ऑप्टिमाइजेशन को दिखाती है इकोनॉमिक्स के आउटकम्स में, वाइल दे इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड थ्योरेटिकल रिसर्च, और ये प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिसी और थ्योरेटिकल रिसर्च में। दे हैव फेस सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म, महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलती है जो ये सामना कर रहा है, विशेषकर जो एजेप्शन है रैशनैलिटी और मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। नो नेवरदलेस, फिर भी हम देख सकते हैं कि जो लेगेसी है इसकी मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स थॉट और पॉलिसी एनालाइज में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक्स।